नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों आईबीडी के बारे में। आईबीडी जिसको हम इरिटेबल बाउल डिजीज बोलते हैं, इसके अंदर दो बीमारियां आती हैं। एक तो है अल्सरेटिव कोलाइटिस, दूसरा है क्रोन्स डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस पे मैंने पिछली वीडियो में बात की है, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है कि होम्योपैथी मेडिसिन से अल्सरेटिव कोलाइटिस का परमानेंट क्योर कैसे होता है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे क्रोन्स डिजीज के बारे में, जिसको हम रीजनल एंट्राइटिस भी बोलते हैं और इलियाइटिस भी बोलते हैं। अगर आपको ये लगता है कि क्रोन्स डिजीज का परमानेंट क्योर नहीं है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि क्रोन्स डिजीज कैसे होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक हो सकती है। यह जानकारी दोस्तों जो है वो रिसर्च बेस है, साइंटिफिक है और मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्रोन्स डिजीज क्या होती है, ये आपको ही क्यों हुई, क्या क्या लक्षण क्रोन्स डिजीज के हो सकते हैं, इसके लिए मैं क्या क्या इन्वेस्टिगेशन आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं वो करवा सकते हैं आपसे, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आते हैं अगर आप इसका परमानेंट क्योर नहीं करते हैं तो, एलोपैथी में इसका परमानेंट क्योर क्यों नहीं होता और होम्योपैथी से ये परमानेंटली कैसे ठीक हो जाती है। इन सभी विषयों में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। पूरा शांतिपूर्ण तरीके से, पूरा धीरज से पूरी वीडियो देखिए, आपका एक एक कंसेप्ट मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि क्रोन्स डिजीज क्या होती है। क्रोन्स डिजीज के अंदर हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कहीं भी छाले हो सकते हैं, मुंह से लेकर पूरे रेक्टम तक कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है। यह ज्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है और लार्ज इंटेस्टाइन के भी कुछ पोर्शन को अफेक्ट कर सकती है। यह ज्यादातर इलियोसिकल जंक्शन, जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो बीच का जंक्शन है, वहां ये ज्यादा होती है। इसके अंदर स्किप लेशन बनते हैं, ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है। स्किप लेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर जो अल्सर बनते हैं वो रेगुलर नहीं होते, थोड़ा आंत का पार्ट अफेक्ट होगा, उसके बाद थोड़ा पोर्शन सही होगा, फिर अफेक्ट होगा, इस तरह से लेशन बनते हैं। इसके अंदर रेगुलर लेशन नहीं बनते। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो छाले होते हैं वो रेगुलर होते हैं, जैसे रेक्टम से शुरू होगा तो पूरा डिसेंडिंग कोलोन से ट्रांसफर्स होकर असेंडिंग कोलोन तक जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसकी सबसे पहली पहचान तो ये है। ये क्यों होती है दोस्तों? ये होती है ऑटोइम्यूनिटी की वजह से। ऑटोइम्यूनिटी क्या होती है? जब हमारे खुद की सेल्स, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो खुद पे अटैक करना शुरू कर दे। हमारे शरीर में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो होता है गुड बैक्टीरिया, एक होता है बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया का काम है जो भी हम खाते हैं तो वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ये हमारे गट के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना हम कुछ भी खाएंगे उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ये हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग के ऊपर चिपके होते हैं। दूसरे होते हैं दोस्तों बैड बैक्टीरिया, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। कोई भी तरह का जब इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, उसके खिलाफ लड़ती है और वहां पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कोज करती है और धीरे धीरे उसको हिल करके बैक्टीरिया को किल करती है। लेकिन होगा क्या कि जब आपके गुड बैक्टीरिया के ऊपर हमारी बॉडी अटैक करना शुरू कर दे, हमारे गुड बैक्टीरिया हमारे गट के अंदर होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, अगर उसी पे अटैक होना शुरू हो जाए तो क्या होगा कि वहां पे अल्सर फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, वहां इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा और हमें पेन होगा। ठीक है, ये क्यों होता है दोस्तों? इसके पीछे क्या कारण है कि हमें ऑटोइम्यून बीमारी होती है? इसके पीछे कई कारण है दोस्तों। पहला है हेरिडिटरी। अगर आपके परिवार में किसी को भी अगर क्रोन्स डिजीज पहले कभी रही है तो आपको भी पूरे चांसेस हैं कि क्रोन्स डिजीज हो सकती है। दूसरा है दोस्तों एलोपैथी मेडिसिन। अगर आपने किसी भी बीमारी के लिए लंबे समय तक आपने एंटीबायोटिक्स, NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग आपने लिए हैं लंबे समय तक, तो ये आपकी आंत को, आपकी इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर सकती है, जिससे हमें ऑटोइम्यून बीमारी हो सकती है। तीसरा है दोस्तों स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं या आपकी लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी है, मतलब आपका खाना पीना सोना टाइम पे नहीं है, आपकी हेक्टिक शेड्यूल है, आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, जैसे आप रात को लेट तक जागते हैं, सुबह लेट तक सोते हैं, आप फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं, फ्राइड फूड ज्यादा खाते हैं, अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, तो एक टाइम के बाद आपको अल्सर फॉर्म होना शुरू हो सकते हैं। अगला इसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों स्ट्रेस, चिंता। चिंता दोस्तों चिता के समान होती है, ये आपको पता होगा। जब आप कोई भी पेशेंट अपने स्ट्रेस को, अपने इमोशन को शो नहीं कर पाता, दिखा नहीं पाता, स्प्रेस हो जाते हैं इमोशन, तो उसकी वजह से हमें आंत से रिलेटेड समस्याएं होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कुछ पेशेंट का नेचर बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है, उन्हें कुछ चीजें सहन नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब वो अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को शो नहीं कर पाता। ऐसी बहुत सारी कंडीशन है कि हमारी मजबूरी होती है कि हम अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते, क्योंकि सामने वाला हमसे ज्यादा पावरफुल कह सकते हैं, या सामने वाला हमसे ओहदे में बड़ा है और उम्र में बड़ा है, या किसी भी वजह से रिश्ते में बड़ा है,
तो ऐसी कंडीशन में हम अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं। हम ये भी सोचते हैं कि समाज क्या सोचेगा, हमारा रिलेशन ब्रेक ना हो जाए, हमारा रिश्ता टूट ना जाए, परिवार में डिस्प्यूट ना हो जाए, फैमिली में कोई डिस्प्यूट ना हो जाए। तो इस वजह से यह समस्याएं हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब है कि वो अपनी बीमारी को अंदर रखते हैं, अपनी प्रॉब्लम को अंदर रखते हैं। जल्दी से बताना, एक्सप्रेस करना उनको अच्छा नहीं लगता, वो अपनी फीलिंग्स को दबाते जाते हैं। इंट्रोवर्टेड जो किसी से घुलते मिलते नहीं है, उनका फ्रेंड सर्कल छोटा होता है, ठीक है, इगोइस्टिक होते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है, जो छोटी छोटी बात से हर्ट हो जाते हैं, अंदर ही अंदर रोते हैं, मतलब अपनी फीलिंग को शो नहीं करते। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो उसने बहुत सारी फीलिंग्स अपने अंदर दबाई है। या ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है कि आपको किसी ने कुछ कह दिया और आप उसके बारे में सोचते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली सोचते जा रहे हैं। तो एक टाइम के बाद जाके आपका माइंड से आपकी बॉडी कनेक्ट है, ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करती है। जो भी हमारे माइंड में चल रहा है उससे हमारी बॉडी का बहुत तगड़ा कनेक्शन होता है, ठीक है। इसकी वजह से हमें ज्यादातर ऑटोइम्यूनिटी देखने को मिलती है। मैंने जो भी क्रोन्स के पेशेंट देखे हैं उसके अंदर दो फैक्टर सबसे ज्यादा मुझे देखने को मिले हैं। हेरिडिटरी तो है ही, जेनेटिक तो है ही, उसके अलावा हम देखें तो स्ट्रेस, और दूसरा है एलोपैथी जो मेडिसिन है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और जो एंटीबायोटिक्स है, इनकी वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है क्रोन्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके सिम्टम्स की। सिम्टम जो भी है दोस्तों वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपका कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है। अगर आपके मुंह के अंदर छाले हैं या इसोफेगस के अंदर या स्टमक के अंदर छाले हैं तो आपके सिम्टम अलग होंगे। अगर आपको इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है या स्मॉल के अंदर है, इलियोसिकल जंक्शन में है, तो आपके सिम्टम अलग होंगे। लेकिन कॉमन सिम्टम क्या है कि कुछ लोगों में क्रोन्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है और कुछ लोगों में होता है क्रोन्स की वजह से डायरिया, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन हो सकती है। आपको ये नहीं समझना है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको क्रोन्स नहीं हो सकता, ठीक है। आपको क्रोन्स हो सकता है। आपको क्या हो सकता है, 3 से 4 बार आपको मोशन जाना पड़ सकता है, ठीक है। आपका स्टूल वाटरी हो सकता है, और वाटरी स्टूल के साथ ज्यादा बार अगर आप मोशन जाएंगे, आपकी आंत में इन्फ्लेमेशन है तो आपको ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, म्यूकस आना शुरू हो जाएगा, आपको एकदम मरोड़ लगेगा और मरोड़ के साथ आपको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ेगा। आपके मोशन जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेंगे, आपकी जो गैस है वो गैस बहुत ज्यादा बनेगी, और गैस जब बनेगी और पूरी बॉल के अंदर, आंत के अंदर वो घूमेगी तो आपको एक पेन फील होगा, ठीक है। और धीरे धीरे आपको अल्सर फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, छाले बनना शुरू हो जाएंगे। और कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या होता है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो छाले हैं वो फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर गर्मी पैदा होती है, उसकी वजह से आपको अल्सर फॉर्म होना शुरू हो सकते हैं। तो जो सिम्टम्स हैं वो सभी पेशेंट के अंदर अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपको पेट के अंदर अल्सर हुए हैं तो आप जैसे ही खाना खाएंगे तो आपको खाना खाते ही पेट में दर्द होने लग जाएगा। अगर आपको ड्यूडेनम के अंदर अल्सर है तो खाना खाने के लगभग आधा घंटा बाद आपको पेन होगा। तो जो सिम्टम्स हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपको अल्सर कहाँ फॉर्म हुए हैं। इसकी वजह से आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। वेट लॉस के साथ साथ दोस्तों जो एसेंशियल मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करने चाहिए, जो हमारी आंत को एब्जॉर्ब करने चाहिए, वो हमारी आंत नहीं कर पाती। जो भी हम खाते हैं वो निकल जाता है, डायरिया हो जाता है। इसकी वजह से हमें विटामिन B12, विटामिन D, आयरन, HB और कैल्शियम ये जो है वो अफेक्ट होते हैं। विटामिन B12 का लेवल कम हो जाता है, विटामिन D का लेवल कम हो जाता है, आयरन का लेवल कम हो जाता है, HB कम हो जाता है और कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। इसकी वजह से हमें थकान, कमजोरी, सुस्ती, हड्डियां कमजोर होना और सारा दिन लेटे रहने का मन करता है। एक सीवियर बॉडी पेन रहता है, हमें हल्का हल्का फीवर जो है वो महसूस होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो गुड बैक्टीरिया है उस पर हमारे इम्यूनिटी ने अटैक करके उनको धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये सारा जो है दोस्तों मिसलीडिंग का खेल है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग का खेल है। जब हमारी बॉडी को अगर ये पता लग जाए कि ये जो गुड बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी के लिए सही है तो हमारी जो इम्यूनिटी है उस पर अटैक नहीं करेगी। ये सब जो सिस्टम है दोस्तों ये इम्यूनिटी का है। जब इम्यूनिटी खुद पे ही अटैक करना शुरू कर देना तो इस तरह की कंडीशन होना लाजमी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कॉम्प्लिकेशन की। अगर हम क्रोन्स डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, या क्रोन्स डिजीज के साथ आपको और कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। क्रोन्स डिजीज अकेला आंत पे इफेक्ट नहीं करता, ये हमारी बॉडी के और हिस्सों पे भी इफेक्ट करता है दोस्तों। इसकी वजह से हमें जॉइंट पेन होना शुरू हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, इनके ऊपर जल्दी अटैक कर लेती है इम्यूनिटी है। आई पेन हो सकता है, हमारी आंखों में दर्द होना, स्किन पे रैशेज होना, स्किन के नीचे लंप बनना शुरू हो सकते हैं, आपको फिस्टुला हो सकता है। ये मैंने बहुत सारे पेशेंट के अंदर देखा है कि अगर लंबे समय तक क्रोन्स रहता है तो आपको फिस्टुला फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है।
क्योंकि ये जो दो स्किन की जो लाइनिंग है दोस्तों वो आपस में जुड़ जाती है। जैसे अगर ब्लैडर के अंदर जुड़ गई तो यूरिन के रास्ते पस आना शुरू हो जाएगा, अगर वो वेजाइना के अंदर जाके जुड़ गई तो वेजाइना के रास्ते से पस और म्यूकस आना शुरू हो सकता है। बच्चों के अंदर अगर हम देखें तो जो ग्रोथ है वो पूरी रुक जाती है, क्योंकि जो मिनरल्स है, एसेंशियल मिनरल्स है, वो एब्जॉर्ब नहीं होते, तो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होना शुरू होता है, फिर वो ग्रेन्युलेशन हो जाती है, वहाँ पे आंत में छाले बनने शुरू हो जाती है, धीरे धीरे आंत गलने लग जाती है, सड़ने लग जाती है, वहाँ पे पस का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और एक टाइम पे जाके आंत फटने का डर रहता है और कुछ केसेस में ये कैंसर का भी रूप ले सकती है। इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप लंबे टाइम तक एलोपैथी मेडिसिन भी लेंगे तो बीच बीच में फ्लेयर्स आते रहेंगे, ये पूरी तरह से ठीक नहीं होगी, एक टाइम के बाद जाके आपको ऑपरेट करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमें इसका परमानेंट क्योर करना बहुत जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। जब भी आप अपनी प्रॉब्लम लेकर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो क्रोन्स डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए आपसे कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब भी आपके पेट में जो ब्रोड आती है, पेट आपको डायरिया होता है, म्यूकस आता है या ब्लड आता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले आपका यूएसजी, सीटी स्कैन या एमआरआई, इनमें से कोई एक इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग, आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपसे करवाते हैं। अगर उनमें से कहीं कोलाइटिस उनको फाइंड आउट होता है तो आपके ब्लड लेवल चेक करते हैं, जैसे सीबीसी। अगर सीबीसी करेंगे तो डब्ल्यूबीसी का लेवल उसमें बढ़ा हुआ आएगा और एचबी का लेवल कम आएगा। आपके विटामिन B12, विटामिन डी का लेवल चेक किया जाता है, आपका ईएसआर चेक किया जाता है, जो कि ईएसआर बढ़ा हुआ आता है क्योंकि आंत के अंदर इन्फेक्शन होता है, ठीक है। आपके एलएफटी का लेवल जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है क्योंकि उसमें आपके ओटीपीटी का लेवल है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन आपसे कराए जाते हैं। उसके बाद अगर आपके पेट के निचले हिस्से में दिक्कत है, यानी आपकी बड़ी आंत के अंदर कहीं समस्या है, तो डॉक्टर आपको कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अल्सर आपके पेट में बने, आपको पेट के अंदर दर्द हो रहा है, कटिंग पेन हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कट रहा हो, इस तरह का दर्द हो रहा है, खाना खाने के बाद आपको दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आपको एंडोस्कोपी सजेस्ट करी जाती है, ठीक है। अगर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं दिक्कत है तो आपको कैप्सूल एंडोस्कोपी भी सजेस्ट कर सकते हैं। जहां भी अल्सर फाइंड आउट होते हैं दोस्तों, वहां से कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी करते टाइम या एंडोस्कोपी करते टाइम एक टिश्यू उठाया जाता है, उसको हम बायोप्सी बोलते हैं उस प्रोसेस को, ये चेक करने के लिए कि जो अल्सर है उनमें कहीं मैलिग्नेंट सेल तो नहीं है, कोई कैंसर के टिश्यू या कोई ट्यूबरकुलोसिस के टिश्यू तो नहीं है, या कहीं कोई डिस्प्लेजिया तो नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए आपसे बायोप्सी करी जाती है। जब बायोप्सी के बाद आपसे स्टूल कल्चर भी किया जाता है, ये देखने के लिए कि जो आपको अल्सर हुए हैं वो किसी वॉर्म्स की वजह से या कीड़े की वजह से तो नहीं हुए हैं। फिर आपका फीकल कैल प्रोटेक्टिन लेवल चेक किया जाता है, जो आईबीडी के अंदर लगभग बढ़ा हुआ मिलता है। उसके बाद क्रोन्स डिजीज को रूल आउट करने के लिए ASCA, IgA और ASCA, IgE का लेवल चेक किया जाता है, जो 80% केसेस के अंदर हमें पॉजिटिव मिलता है। दोस्तों, वैसे तो कोलोनोस्कोपी के अंदर, सिग्मोइडोस्कोपी के अंदर या एंडोस्कोपी के अंदर हमें लगभग आइडिया हो जाता है कि ये क्रोन्स है, क्योंकि इसके अंदर जो पैचेस बनते हैं वो रेगुलर पैचेस नहीं होते, वैसे मैंने पहले इसके बारे में बताया है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, जब बात ट्रीटमेंट की आती है ना, तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या इसका परमानेंट क्योर पॉसिबल है। पेशेंट ये सोचते हैं कि अगर हमें परमानेंट क्योर मिलेगा तभी हम होम्योपैथी में शिफ्ट होंगे, अदरवाइज होम्योपैथी में शिफ्ट होने का क्या फायदा है, हमारा ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है ऑलरेडी, ठीक है, हम तो पहले से स्टेबल है, तो फिर होम्योपैथी में हम शिफ्ट क्यों हो। तो दोस्तों, होम्योपैथी में परमानेंट क्योर पॉसिबल है। तो फिर हमारे मन में सवाल आता है कि फिर एलोपैथी के डॉक्टर ऐसा क्यों बोलते हैं कि इसका परमानेंट क्योर पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, एलोपैथी में इसका परमानेंट क्योर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एलोपैथी से हम किसी भी बीमारी को मैनेज कर सकते हैं, उसका परमानेंट क्योर नहीं कर सकते। आप कोई भी बीमारी उठा के देख लीजिए, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, आपको कोई हार्मोनल इशू है, आपको पूरी जिंदगी दवाइयां खानी पड़ती है। वही सेम सिचुएशन यहाँ आईबीडी के अंदर है, ठीक है। इसका परमानेंट क्योर यहाँ नहीं होता, ठीक है। होम्योपैथी में कोई भी क्रोनिक डिजीज है, चाहे कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी है, ऑटोइम्यून बीमारी चाहे सिलिक डिजीज है, चाहे क्रोन्स डिजीज है, चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, चाहे गठिया है, चाहे कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी है, उसका परमानेंट ट्रीटमेंट हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो क्योर है उस पर मैंने एक वीडियो भी डाली है, पेशेंट का टेस्टिमोनियल, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या बेल आइकन में दे दूंगा। दोस्तों, अगर एक पेशेंट ठीक हो सकता है ना, तो आपको एक उम्मीद होनी चाहिए कि होम्योपैथी से परमानेंट क्योर पॉसिबल है, हमारे पास एक होप है कि यहाँ हो सकता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि एलोपैथी से सिर्फ बीमारियां मैनेज होती हैं, उनके साइड इफेक्ट कितने ज्यादा होते हैं, और वो दवाइयां लेते लेते हमें और कितनी बीमारियां आ जाती हैं, हमें एसिड बनने लग जाता है, हमें कितनी प्रॉब्लम आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे गर्मी सी फील होती है, घबराहट होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है, पल्पिटेशन होने लगती है, हमें बेचैनी सी होने लगती है। तो
उनको सहन करना, उनको इतनी हाई डोज की मेडिसिन लेना, स्टेरॉइड लेना एक अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट के लिए या क्रोन्स डिजीज के पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। जब हमें पता है कि एलोपैथी से क्योर नहीं हो सकता, तो फिर ऐसा क्यों है कि जब भी हमारी बीमारी एक बार मैनेज हो गई है तो हम उसके क्योर के बारे में क्यों नहीं सोचते? हम क्यों नहीं एलोपैथी मेडिसिन को धीरे धीरे छोड़ना चाहते और होम्योपैथी पे शिफ्ट होना हम क्यों नहीं चाहते? अगर आप होम्योपैथी में शिफ्ट हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मान लो कि आप एक पल के लिए मान लेते हैं कि होम्योपैथी से परमानेंट क्योर नहीं होता, लेकिन अगर आपकी एलोपैथी दवाइयाँ छूट जाती हैं तो आपको कितना बेनिफिट होगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है होम्योपैथी मेडिसिन का, इनको लेना कितना आसान है। ये मेडिसिन लेते लेते अगर आपकी बीमारी एकदम स्टेबल हो जाती है, चाहे आपको पूरी जिंदगी क्यों ना खानी पड़े, फिर भी आप सेफ साइड में, क्योंकि आपको कम से कम और बीमारियां नहीं होंगी, आप अपने रूटीन के काम कर पाएंगे। लेकिन एलोपैथी मेडिसिन लेते लेते मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं जो बिल्कुल बेड के बिल्कुल चिपक गए हैं, वो अब खड़े होकर बाथरूम तक नहीं जा पा रहे, इतनी ज़्यादा कंडीशन हो जाती है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन बहुत वर्स हो जाती है। एलोपैथी मेडिसिन अगर आप रूटीन में किसी एक साधारण आदमी को भी 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना दे देंगे ना, तो उसकी भी यही हालत हो जाएगी। बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस, घबराहट, एक कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। कितने साइड इफेक्ट होते हैं, आप एक बार जो मेडिसिन आप ले रहे हैं ना, अब इनका गूगल करके देखिए, आपको पता लगेगा कि कितने नुकसान होते हैं इनके। अगर आप होम्योपैथी पे शिफ्ट हो जाते हैं ना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही साइड हो जाएगी। अगर आपकी एलोपैथी बंद होगी तो अब वैसे ही आपके अंदर पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरे को बहुत सारे पेशेंट ये कहते हैं कि सर आप गारंटी लेते हो क्या कि ये इस बीमारी का परमानेंट क्योर आप कर दोगे? कोई भी डॉक्टर है ना गारंटी कार्ड लेके अपनी सीट पे नहीं बैठा होता। हम अपनी बीमारी के लिए मजाक नहीं कर सकते हैं कि ये एक जिम्मेवारी की चीज़ है, ठीक है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। आपको पता है कि मैंने पहले भी इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताया कि ये बीमारियां मेडिसिन लेते लेते भी बढ़ती रहती है। आपको मेडिसिन लेते लेते भी बीच में फ्लेयर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इसका जिम्मेवारी से इलाज कराना पड़ेगा। एक टाइम के बाद फिर आपको रिग्रेट होगा कि जो सर ने बोला था अगर हम उसको फॉलो कर लेते तो हमारी आज कंडीशन ये नहीं होती। तो दोस्तों, हमें जिम्मेवारी से ये सोचना है कि हमें कम से कम एलोपैथी दवाइयाँ हमारी अगर छूट जाए तो भी हमें बहुत बेनिफिट हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है वो आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है, अगर आप जानना चाहते हैं अपनी बीमारी के बारे में कि होम्योपैथी से ये कंडीशन है मेरी, मैं ठीक हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तो आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक करिए। मेरा नंबर है 8070585000। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, अपनी रिपोर्ट्स भेजिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए और मुझसे कंसल्ट करिए। अगर हो सकता है कि आपकी बीमारी ठीक हो पाए तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा दोस्तों। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्रोन्स डिजीज के डाइट प्लान के बारे में बताऊं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं क्रोन्स डिजीज के डाइट प्लान के बारे में भी आपको अलग से एक वीडियो दे दूंगा। अगर आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस के डाइट प्लान के बारे में जानना है तो उस पर भी मेरी एक वीडियो है, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बेल आइकन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आपने मेरी अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर एक वीडियो है उसको नहीं देखा है तो उसको भी आप देखिए, उसके अंदर भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे ऑटोइम्यून बीमारी को हम होम्योपैथी से ठीक करते हैं। इसमें मैंने उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में चर्चा नहीं की, क्योंकि इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बीमारी कैसे पैदा होती है और इसका क्योर होम्योपैथी से कैसे होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देखिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। जो टेस्टिमोनियल है आप उनको देखिए, आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा और आपके अंदर एक होप जगेगी कि हम ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, आपको एक चांस लेना चाहिए। मुझे कम से कम 3 से लेकर 4 महीने दीजिए, 4 महीने के अंदर मैं आपकी बीमारी को बिल्कुल स्टेबल कर दूंगा, ठीक है, और आपकी जो एलोपैथी मेडिसिन है वो बिल्कुल छुड़वा दूंगा। आप 50% तो वैसे ही क्योर हो जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज के बारे में मैं लेके आता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।